नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और लखनऊ के डॉलीबाग से खबर, जहां पर मुख्तार की बेनामी संपत्ति पर पेच फंस गया है। इस मामले में एलडीए को आयकर विभाग ने बड़ा झटका दिया। आयकर विभाग ने डुगडुगी बजाकर न सिर्फ कब्जा किया, बल्कि अब एलडीए को भविष्य में गरीबों के लिए मकान बनाने की योजना के लिए आयकर विभाग की इजाजत लेनी होगी। यानी जमीन को लेकर दो सरकारी विभाग आमने सामने आ गए हैं। मुख्तार की बेनामी संपत्ति पर पेंच फंसा। आयकर विभाग ने डुगडुगी बजाकर लिया कब्जा। नहीं बन पाया गरीबों के लिए मकान का नक्शा। जमीन को लेकर आमने सामने भिड़े दो सरकारी विभाग। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आयकर विभाग बेनामी निषेध इकाई द्वारा यह संपत्ति भूखंड संख्या 13C3, जो भूखंड संख्या 13C का जुग भाग है, क्षेत्रफल 3234 वर्ग फुट अर्थात 300.557 वर्ग फुट, स्थित 7 डालीबाग लखनऊ, बेनामीदार श्रीमती तनवीर सहर, पत्नी श्री नियाज अहमद के नाम पंजीकृत है। बेनामी संपत्ति लेन देन अधिनियम 1988 के अंतर्गत आयकर विभाग लखनऊ के द्वारा अनंतिम रूप से कुर्क की जाती है। अतः इस संपत्ति की खरीद बिक्री अथवा अन्य किसी प्रकार का हस्तांतरण निषेध है। एलडीए को आयकर विभाग ने दिया झटका। तनवीर सहर ने 76 लाख रुपए में मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी के घर के सामने 3234 वर्ग फीट के रिहायशी भूखंड को खरीदा था। ये जमीन लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के नाम से मशहूर है। इस पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजना में गरीबों के लिए फ्लैट बनाने का प्रस्ताव था। इसके बावजूद आयकर विभाग ने जमीन पर डुगडुगी पिटवाकर अपना कब्जा ले लिया। अब फ्लैट बनाने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आयकर विभाग की मंजूरी और कानूनी दिशा निर्देश को पूरा करना होगा। आयकर विभाग ने लगाया अपना बोर्ड। डालीबाग में और दो भूखंड जिन पर फ्लैट बनाने का काम चल रहा है, उनमें से एक भूमि आयकर विभाग ने जब्त की है। बगैर इसकी विशेष जांच के एलडीए के अधिकारी ने इस योजना को लेकर बड़ा फैसला ले लिया। जब इसकी खबर आयकर विभाग को लगी तो उसने जब्त की गई जमीन पर अपना बोर्ड लगाकर अंतिम कब्जा ले लिया। 1.5 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त। आयकर की जांच में सामने आया कि जमीन को पहले मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी के नाम से खरीदा गया था। फिर 2010 में मुख्तार ने इसे गणेश दत्त मिश्रा को ट्रांसफर किया। 10 साल बाद 2020 में इसे गाजीपुर की तनवीर सहर को बेच दिया गया। जांच में पता चला कि तनवीर के नाम से हुए सेल डीड में जिन चेकों का उल्लेख किया गया था, वो कभी कैश ही नहीं कराए गए। इसे फर्जी भुगतान के जरिए बेचा गया था। इसकी पुष्टि होने पर आयकर विभाग ने इसे बेनामी संपत्ति एक्ट के तहत जब्त कर लिया। माफिया मुख्तार अंसारी की जब्त की हुई जमीन पर गरीबों के फ्लैट बनाने की एलडीए की योजना पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। लखनऊ के डालीबाग इलाके में इस जमीन को पहले गाजीपुर जिले की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया था। इसके बाद ही लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस जब्त की हुई जमीन पर गरीबों के लिए फ्लैट बनाने की घोषणा की और कार्रवाई भी शुरू कर दी। एलडीए की इस घोषणा और कार्रवाई के साथ ही इनकम टैक्स विभाग ने भी एक कार्रवाई कर दी। आप देख सकते हैं, इसी जमीन पर कल इनकम टैक्स विभाग ने भी अपना बोर्ड लगा दिया है। इस जमीन को माफिया मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति बताते हुए इनकम टैक्स ने भी अब इस जमीन को जब्त कर लिया है। अब एलडीए को अपनी योजना पूरी करने के लिए पहले इनकम टैक्स से इजाजत लेनी होगी। तब तक गरीबों को कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ ऋषमणि त्रिपाठी, न्यूज 18, लखनऊ। प्रतापगढ़ में मानिकपुर इलाके के प्रेमी जोड़े ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी रचा ली। धर्म परिवर्तन कर कोर्ट मैरिज भी कर लिया, लेकिन अब
सना से सरिता बन गई लड़की को उसके परिवार वालों से ही जान का खतरा है, क्योंकि परिवार वाले जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। 6 महीने से दिल्ली में रह रहे इस जोड़े ने अब अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं एसपी का कहना है कि दोनों को सुरक्षा देने के निर्देश दिए गए हैं। प्रेम के खातिर सना बनी सरिता। प्रतापगढ़ के मानिकपुर इलाके में प्रेमी जोड़े ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी रचा ली। धर्म परिवर्तन करके कोर्ट मैरिज की और शादी के 6 महीने से पति पत्नी की तरह दिल्ली में रह रहे हैं। दिनेश निर्मल और सना परवीन का सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये बात जब सना के परिजनों को पता चली तो उसके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद सना और दिनेश जुलाई 2023 में घर से दिल्ली आ गए और फिर कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद सना ने धर्म परिवर्तन करते हुए अपना नाम सरिता रख लिया। हाँ, इनके घर वाले ने एक्सेप्ट कर लिए। हम लोग हंसी खुशी रहते हैं, लेकिन बस अपने घर वाले से परेशान, वो लोग धमकी देते हैं। शादी से परिवार वाले नाराज। सरिता का आरोप है कि दूसरे धर्म के युवक से शादी करने की वजह से उसके घर वाले इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सरिता का आरोप है कि उसके परिवार के लोग उसके पति और ससुराल वालों के साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं, इसीलिए अब सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। मैं मुस्लिम और ये हिंदू हैं, इसकी वजह से घर वाले मान नहीं रहे थे। हम लोग ज़बरदस्ती भाग के शादी की, इसके वजह जान भी गए थे, खूब मारे वारे भी, और इसके लिए धमकी देते हैं कि घर आएंगे गांव तो रहने ना देंगे। गांव के लोग भी कुछ धमकी देते हैं कि गांव में रहने नहीं देंगे, जान से मार डालेंगे। सरिता ने लगाई सुरक्षा की गुहार। इस मामले में एसपी का कहना है कि मानिकपुर में रहने वाली एक लड़की कुछ दिनों पहले गायब हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी भी थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जब लड़की की मां से पूछताछ की तो उसने कहा कि उन्हें शादी से ऐतराज नहीं है, फिर भी इस मामले की जांच की जा रही है और दोनों को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। महिला के घर पे जाके पता किया गया तो उसकी माताजी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी कहीं चली गई है और उसने शादी भी कर ली है, और इस चीज़ से हमें किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, और वो बालिग है और अपना लाइफ जिस तरह से जीना चाहती है वो जी सकती है। लगाए गए आरोप के संबंध में स्थानीय थाने को विधिक कार्रवाई करने हेतु, सतर्कता बरतने हेतु और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया है। दिनेश निर्मल के लिए सना अब सरिता बनकर उसकी पत्नी की तरह रह रही है, लेकिन अब उसके परिजन ही उसके जान के दुश्मन बन गए हैं। वहीं पुलिस इस मामले में पूरी तरह से एहतियात बरत रही है। न्यूज़ 18 के लिए प्रतापगढ़ से रोहित सिंह की रिपोर्ट। दिखाते हैं आपको किस तरह से पुलिस कस्टडी में फैजाबाद में एक कैदी ने कांच खा लिया। उसके बाद उसकी स्थिति क्या हुई, पुलिस तब कर क्या रही थी, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। फिरोजाबाद में पेशी पर लाया गया हत्या का आरोपी पंकज अब अस्पताल में भर्ती है। पेशी के दौरान जब पुलिस उसे कोर्ट लेकर जा रही थी, तभी पलक झपकते ही कैदी पंकज ने कांच के टुकड़े खा लिए। इससे उसकी हालत बिगड़ गई और वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। ये देखते ही सुरक्षा कर्मियों के हाथ पैर फूल गए। उसे आनंद फानन में सरकारी ट्रामा सेंटर ले जाया गया। पुलिस कस्टडी में कैदी ने खाया कांच। थाना लाइन पार के मोहल्ला आजाद नगर के रहने वाले पंकज को 2020 में जेल भेजा गया था। राजकीय रेलवे पुलिस ने हत्या के बाद शव छिपाने के मामले में उसे जेल भेजा था। उसका मामला तभी से कोर्ट में चल रहा है। इसी कड़ी में उसे पेशी के लिए कोर्ट ले जाया गया था। हत्या के आरोपी पंकज का दावा है कि उसे इस झूठे केस में फंसाया गया। वो 3 साल से काफी परेशान है, इसीलिए कांच खाकर जान देने की कोशिश की। सर झूठा फंसा दिया मुझे और मैं 3.5 साल से बंदी करी, 40 महीने और ना कोई देखा भाई ना कुछ, मैं परेशान हूँ।
अस्पताल में जारी कैदी का इलाज। पुलिस कस्टडी में कांच खाने के बाद उसकी सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों के पसीने छूट गए। वो फौरन उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसका परीक्षण किया और फिर इलाज के लिए भर्ती कर लिया। कैदी का इलाज किया जा रहा है, जहां उसकी हालत में सुधार बताया गया है। वहीं पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। देवेंद्र चौहान, न्यूज़ 18, फिरोजाबाद। खबर अम्बेडकर नगर से, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रक ने स्कूल वैन में टक्कर मारी। वैन में सवार 2 बच्चों को चोट पहुंची है। ट्रक छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। सेंट जेवियर्स स्कूल की बताई जा रही है वैन। आलापुर के रामनगर बाईपास पर यह हादसा हुआ है। ट्रक से टकराने के बाद देखिए किस तरह से वैन पलट गई। स्कूल वैन जो कि हादसे का शिकार हुई है, ट्रक ने स्कूल वैन में टक्कर मारी। 2 बच्चों को चोट भी आई है इस हादसे में। हादसे का शिकार हुई है स्कूल बस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर। बस ड्राइवर, ट्रक क्लीनर की मौत हो गई है। हादसे के वक्त बस में बच्चे नहीं थे। कई टीचर्स को चोट पहुंची है। जगतपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। वाराणसी में पहली बार पिंडरा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। 24 दिसंबर से 26 दिसंबर तक महोत्सव आयोजित होगा, जिसमें भोजपुरी स्टार और बीजेपी सांसद रवि किशन, दिनेश लाल यादव निरहुआ शामिल होंगे। यूपी सरकार ने पर्यटन विभाग को महोत्सव के लिए फंड जारी किया है। 3 दिन के इस कार्यक्रम में पहले दिन खेलकूद प्रतियोगिता होगी और इसी के साथ ग्रामीण अंचल के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। और यूपी के पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रयागराज एमपीएमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। सजा के बाद जमानत याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने राकेश धर की 40 दिन की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। पूर्व मंत्री 1 मई 2007 से 31 दिसंबर 2011 के बीच यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर रहे। इस दौरान आय से अधिक संपत्ति का मामला, जिसमें कोर्ट ने सजा सुनाई है उन्हें। 23 नवंबर 2012 को प्रयागराज के मुट्ठीगंज थाने में केस दर्ज हुआ था। बाद में ये केस एमपीएमएलए के स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। का कठोर कारावास व 10 लाख रुपए जुर्माना से दंडित किया गया है और जुर्माना न देने पर 6 माह का कारावास। और ये जजमेंट 108 पेज का जजमेंट माननीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। ये बताइए कि शिकायत किसने की थी, पूरा क्या मामला था? देखिए, शिकायत प्रारंभिक तौर पर शिकायत जो है अशोक कुमार शुक्ल द्वारा दिनांक 6/7/12 को डीजी सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ को दिया गया था और इसमें जांच हुई और जांचों उपरांत मामला सही पाए जाने पर सतर्कता अधिष्ठान के निरीक्षक राम सुभग राम द्वारा थाना मुट्ठीगंज में दिनांक 18/6/2013 को मुकदमा दर्ज कराया गया था। अयोध्या में भगवान श्री राम एयरपोर्ट पर फ्लाइट का आज ट्रायल हुआ है। श्री राम एयरपोर्ट के रनवे पर उतरा एयरक्राफ्ट। सिविल एविएशन के अधिकारी एयरक्राफ्ट से पहुंचे अयोध्या एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी हुई है। एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर यह बैठक हुई। 30 दिसंबर को पीएम मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा कि 22 जनवरी भारत के सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा का दिन है। यह दिन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 15 अगस्त 1947 करगिल विजय दिवस। हिंदुस्तान के सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा 22 जनवरी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 15 अगस्त 1947 था, जितना
कारगिल को वापस प्राप्त करना था, जितना 1971 में 1 लाख सैनिकों की नजरबंदी इंपॉर्टेंट थी, ये उतना ही इंपॉर्टेंट। चंपत राय ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निमंत्रण को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोगों की कुछ न कुछ शिकायतें बनी रहेंगी, लेकिन बहुत विचार और समझदारी से मेहमानों की सूची तैयार की गई, जिसमें सीमित लोग शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिनका इस मंदिर या मंदिर आंदोलन में योगदान है, वो कभी भी आकर दर्शन कर सकते हैं। कोई बात नहीं, ये शिकायत कुछ न कुछ बनी रहेगी। जिनका योगदान रहा, जो संगठन तंत्र के कार्यकर्ता हैं, जिनका योगदान रहा और जो जीवित हैं, वो कभी भी आ सकते हैं। अभी जिनका चयन किया गया है, वो बहुत विचारपूर्वक और समझदारी से किया गया है। पहाड़ों पर लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, जिसके बाद जगह जगह प्राकृतिक झरने भी जम चुके हैं। पीने का पानी भी जमने की कगार पर है। हालांकि मौसम विभाग ने पहाड़ों पर 2 दिन बाद मौसम बदलने का पूर्वानुमान जाहिर किया और बताया कि बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जरूर जारी की गई है, लेकिन इससे पहले पहाड़ों में पड़ रही सूखी ठंड से लोगों के हाल बेहाल है। सड़कों पर पिछले दिनों हुई बर्फबारी से लोगों को चलने में भी दिक्कतें हो रही हैं। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।